सो भाई लोग, कोलकाता को मिल चुका है उनका पहला हार। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और मैंने बताया भी था कि भाई चिपॉक में अगर चेन्नई को हराना चाहते हो या फिर हराओगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा एक मोमेंटम मिलेगा, जो ये कॉन्फिडेंस अगले ऑल ओवर आईपीएल में आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन कल हार चुके हम लोग, बहुत ही गंदा क्रिकेट देखा एंड बहुत ही कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुए एंड प्लेयर्स का भी थोड़ा ऑफ फॉर्म एंड प्लेयर्स का भी थोड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो बातचीत करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चिपॉक का जो कल का पिच था, द टिपिकल चिपॉक पिच, मैच इस तरीके का पिच में मैच थोड़ा वन डायमेंशन हो जाता है कि टॉस में जीतो, अब फील्डिंग करो, क्योंकि बाद में बहुत ही ओवर्स आएगा, बहुत ज़्यादा ड्यू आएगा एंड पहले 6 ओवर में अच्छा खासा रन बनेगा, उसके बाद स्पिनिंग थोड़ा बहुत स्लो हो जाएगा, स्पिनर गेम में आएंगे, उसके बाद अगले आपके इनिंग्स में ड्यू बहुत आएगा, बॉल गीला हो जाएगा, पिच में ड्यू होने के लिए टर्न अप का कम हो जाएगा और आराम से चेजिंग टीम जीत जाएगा। ये स्क्रिप्ट होता है चिपॉक का। अगर ये टिपिकल पिच का स्क्रिप्ट बोलो, ये टिपिकल स्क्रिप्ट होता है और ये टिपिकल स्क्रिप्ट से ही कल का पूरा फिल्म हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ ने आपका टॉस जीता, उसके बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले 6 ओवर में कोलकाता का रन थोड़ा बहुत 55 या 60 हो गया था। उसके बाद भाई थिक्सन आते, उसके बाद भाई जडेजा आते, विकेट चटकाते हैं, रन एकदम नहीं होते। उसके बाद ड्यू आता है बट ऑब्वियस, उसके बाद अगले इनिंग्स में आराम से टुक टुक करके विदाउट एनी थ्रेट आराम से सीएसके मैच जीत जाता है। तो टिपिकल स्क्रिप्टेड मैच, ठीक है ना। लेकिन ये तो हो गया लक की बात, क्योंकि आप टॉस में जीतोगे या ड्यू आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर तो आपका कुछ कंट्रोल नहीं है, ये लक के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन आपके पास कंट्रोल है आपके एक्शंस का, आपके डिसीजंस का। अब उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, यस माय फ्रेंड, उसमें बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। पहला चीज़ है कि बैक टू बैक हम लोगों ने 3 मैच खेला। एक मैच खेला हम लोगों ने विशाखापत्तनम, एक मैच खेला बेंगलुरु में चिन्नास्वामी में, एक मैच खेला हम लोगों ने ईडन गार्डन में, और तीनों के तीनों जो स्टेडियम थे रोड ट्रैक थे, बहुत ही अच्छे रन हो रहे थे, 200-250 रन हम लोगों ने ठोके, ठीक है ना। और इस मैच का जो पिच रिपोर्ट कल आया था, अनफॉर्चुनेटली गलत पिच रिपोर्ट आया था। ग्रेम स्वन ने भी पिच रिपोर्ट किया था, भैया बहुत ही बैटिंग पिच है, बहुत ही अच्छा पिच है, यहाँ पर रन आएगा, ठीक है ना। एंड पिच लग भी रहा था, सफ़ेद पूरा सपाट लग रहा था पहले 6 ओवर में, पहले 6 ओवर में बैट बॉल पे आ भी रहा था। लेकिन फिलिप सॉल्ट कल जल्दी आउट हो गया। बट अब 1-2 मैच में तो फिलिप सॉल्ट जिस तरीके से अप्रोच से खेलता है एंड उस तरीके से, देखो ये 2 धारी तलवार है, आप किस दिन काटोगे और किस दिन खुद कट जाओगे। तो पहले बॉल में आपका फिलिप सॉल्ट आउट हो गया, लेकिन उसके बाद ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसके बाद रघुवंशी आए एंड रघुवंशी फिर से एक अच्छा नॉक खेले। पहले 6 ओवर में 55-56 रन हो गए थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? पहला प्रॉब्लम ये हुआ कि भैया रघुवंशी भाई साहब हमारे ज़्यादा क्या बोले एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। रघुवंशी और नारिन का जब आपका पार्टनरशिप हो रहा था, तब वो लोग समझ नहीं पाई ये पिच कितने रन का है, क्योंकि वो लोग जो 6 ओवर में जो 9 से रन रेट चल रहा था, आई थिंक वो सोच रहे थे कि भाई इसमें भी 200 हो सकता है, लेकिन ये 200 वाला पिच नहीं था। ये अगर समझ में आ जाता रघुवंशी को, नरीन तो छोड़ो भाई, नरीन तो भाई अपने फ्लो पे खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, उनका काम हो गया था। 25-26 रन वो कर चुके थे। 25-26 रन के लिए नरीन को भेजा जाता है। नरीन को इसलिए भेजा नहीं जाता कि जाओ 90 करके आओ, 100 करके आओ, वो हो गया तो वो तो एक्स्ट्रा है। 25-26 एक ठीक ठाक पुश मिल जाए तो भैया वो ठीक ठाक है। तो पहला पॉइंट ये कि रघुवंशी को ये समझ में नहीं आया कि भैया ये पिच कैसा है, ये पिच 190 का है, 200 का है, 220 का है, या फिर 170-175 का है। ये अगर रघुवंशी भाई साहब समझ जाते भैया ये पिच भैया 170-180 का है, तो रघुवंशी जो पहले बॉल पे जडेजा को रिवर्स स्वीप मारने गए थे, वो रिवर्स स्वीप नहीं मारते। क्योंकि देखो इस तरीके का पिच में एक बैट्समैन अगर सेट हो जाता है ना, तो उसको लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के पिच में बैक टू बैक आपके बैट्समैन आके सेट नहीं हो सकते। इसलिए कहने कि हमारे फॉल ऑफ विकेट्स जल्दी हुए आफ्टर द रघुवंशी कोलैप्स। थोड़ा बहुत मिडिल ओवर में कोलैप्स हुआ, रिंकू आए, रसल आए, बॉल बैट पे नहीं आया था। क्योंकि इस पिच पे अगर आपको सेट होना है तो आपको थोड़ा बहुत पिच पे रुकना पड़ेगा, और आप एक बार सेट हो जाते हो तो आपको मैच को ख़त्म करना पड़ेगा, जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने ख़त्म किया। क्योंकि ऋतुराज अगर रचिन रविंद्र ये दोनों हड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं ना, तो भैया मैच फंस सकता था। लेकिन ऋतुराज ने जाना पहचाना कि भैया पिच कैसा है, 137-140 में भी फंस सकता है मैच, इसलिए ऋतु ने भैया आराम से पूरे 20 ओवर तक खेला, आराम से मैच फिनिश किया। ये हमारे रघुवंशी भाई साहब ने नहीं किया। लेकिन ज़्यादा मैं क्रिटिकल नहीं होना चाहता, क्योंकि बच्चा बहुत यंग है, 18 साल का बच्चा है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो पिच समझ जाए भाई ये पिच कैसा है। लेकिन ये तो हो गया थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज आवर मिडिल ऑर्डर। देखो, मैं पहले जो प्रीव्यू मैंने बनाया था कोलकाता का, मैंने बताया था कोलकाता के नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज 3 हमारा नेगेटिव पॉइंट है। 3 बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का, एक है हमारा वेंकटेश अय्यर, एक है हमारा श्रेयस अय्यर और तीसरा है हमारा
नीतीश राणा भाई साहब। वेंकटेश अय्यर का फुटवर्क बोल के कुछ नहीं है। वेंकटेश अय्यर का अगर ओपन कराते हो तो वो थोड़ा बहुत अब रन बनाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग को नरीन को ओपन करना पड़ रहा है। एंड उनका जो फुटवर्क है, उनका जो स्ट्राइक रोटेशन है, सिंगल डबल्स, वो खेल नहीं पाते। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आपका केकेआर। जब वेंकटेश अय्यर को हम यूज़ नहीं कर सकते, वेंकटेश अय्यर के बाद वो क्वालिटी नहीं है मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करने का। सेकेंड पॉइंट, श्रेयस अय्यर। देखो श्रेयस अय्यर ना कभी भी कन्विंस हम लोगों को नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर 8-9 साल से खेल रहा है, वो अभी भी इंडियन टीम में वो कंफर्ट लेवल या फिर वो क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर पाए। पहला श्रेयस अय्यर का फिटनेस का इशू हमेशा रहता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर को अगर रन करना है तो भैया उनको चाहिए पाटा विकेट। श्रेयस अय्यर को अगर पाटा विकेट नहीं मिलता है तो भैया उनका स्ट्राइक रोटेशन बताओ, उनका इनोवेशन बताओ, उतना कुछ है नहीं। और नीतीश राणा भाई साहब है सेम प्रॉब्लम कि कंसिस्टेंसी हर एक मैच में 20, 30, 40 रन करेंगे, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ये तीनों प्लेयर को आई थिंक थोड़ा बहुत ओवरटेक करना पड़ेगा। ऑलरेडी नीतीश राणा को साइड कर चुके, श्रेयस अय्यर को तो साइड नहीं कर सकते बिकॉज ही इज आवर कैप्टन, लेकिन वेंकटेश अय्यर को साइड करना पड़ेगा। इतना टेक्निकली वीक प्लेयर अगर आपके मिडिल ऑर्डर में है तो भैया पाटा विकेट अगर ना हो तो हर एक मिडिल ऑर्डर में आपका कोलैप्स गारंटी होगा, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम हुआ क्योंकि जब रघुवंशी आउट हुए, मतलब उस टाइम पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सेकेंड विकेट ही फॉल हुआ था और सुनील नारायण का तो फ्री विकेट है, 25-26 रन वो कर गए, 3 विकेट गिर गया। 3 विकेट गिरे मतलब एक्चुअली 2 विकेट ही गिरा है, सुनील नारायण हमारा फ्री विकेट है। तो उसके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपके पास कॉम्बिनेशन है, आपके पास ऑलमोस्ट 8.5 एंड 9 आपका रन रेट है। आपके पास मौका था आराम से लंबा खींचने का। मैंने सोचा था कि भैया 8 ओवर से, अब 7-8 ओवर में 3 विकेट आउट हो गए थे, उसके बाद 7 ओवर से आराम से 14 ओवर तक, ये 7 ओवर ये दोनों बैट्समैन आराम से टेक्निकली खेलेंगे। दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर है, दोनों पिच जानते हैं, दोनों स्पिन अच्छा खेलते हैं बिकॉज इंडियन प्लेयर है, तो आराम से हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफ स्पिनर को आपको टैकल कर लेंगे आराम से श्रेयस अय्यर, और रविंद्र जडेजा को आराम से वेंकटेश अय्यर टैकल कर लेंगे। लेकिन घंटा कुछ हुआ, वेंकटेश अय्यर ने जो गंद मचाया कल फील्ड पे, बहुत ही ज़्यादा गंद मचाया है। वो जो मोमेंटम ड्रॉप है, वो मोमेंटम हम लेके आ ही नहीं पाए पूरे मैच में। दैट इज द पॉइंट। मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर को अगले मैच में ड्रॉप करना चाहिए और रिंकू सिंह को प्रमोट करना चाहिए। देखो एक और भी पॉइंट है, देखो रिंकू सिंह पिछले 1.5-2 साल में रिंकू सिंह ने क्या किया आपको पता है, मेरे को पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। रिंकू सिंह अभी इंडियन टीम में आ गया है, अभी T20 वर्ल्ड कप में जाने की मतलब हम लोग का प्लानिंग है भैया। रिंकू भैया हमारा इंडिया का फिनिशर होगा, ठीक है ना। तो अगर रिंकू सिंह अगर इतना अच्छा फिनिशर है, रिंकू सिंह अगर इतना अच्छा बैट्समैन है, रिंकू सिंह का अगर टेक्निक इतना अच्छा है, तो भैया रिंकू भैया को आप ऊपर क्यों नहीं भेजते। मुझे लगता है अगले मैच से ये आइडियल ऑर्डर होना चाहिए कि आपका ओपन करवाए फिलिप सॉल्ट, आपका सुनील नारायण, ठीक है। फर्स्ट डाउन में आप भेज रहे हो आपका रघुवंशी को, ठीक है। सेकंड डाउन में श्रेयस अय्यर, थर्ड डाउन में आप रिंकू सिंह को भेजो, उसके बाद आप आंद्रे रसल को भेजो या फिर रमनदीप को भेजो, एंड उसके बाद एज अ पिंच हिटर आप मनीष पांडे को खिला सकते हो, क्योंकि मनीष पांडे टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वेंकटेश अय्यर से। नीतीश राणा को एक कंसिस्टेंट ना रहने के लिए आप बाहर भेजें, और इसी तरीके से आपको शायद अगले मैच में वेंकटेश अय्यर भी वापस बाहर जाए। और मैं चाहता हूं कि वेंकटेश अय्यर से अभी और कंटिन्यू नहीं करे केकेआर, क्योंकि भैया 2-2.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इस बंदे से उतना कुछ हो नहीं रहा है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इस तरीके से मोमेंटम ब्रेक हुआ। मोमेंटम ब्रेक होने के बाद देखो एक्सपीरियंस प्लेयर चेन्नई के पास है, स्पेशली स्पिनिंग ट्रैक, थिक्सना बताओ, मुस्तफिजुर रहमान बताओ, आपका रविंद्र जडेजा ने कल 3 विकेट्स निकाला, तो बैक टू बैक इतने सारे विकेट्स गए, मोमेंटम खत्म हो गया, मैच पूरा सीएसके के कंट्रोल में चला गया। बस हम लोग 140 भी स्कोर कवर नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब फील्डिंग आया, थोड़ा बहुत एक एक्सपेक्टेशन था कि अर्ली विकेट्स थोड़ा बहुत अगर गिर जाते तो हम लोग कम बैक कर सकते। लेकिन मिचेल स्टार्क का कल बहुत ही खराब बॉलिंग था। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क ये भी है क्योंकि ड्यू इतना आ चुका था। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर का बॉल करना थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मिचेल स्टार्क इज रिलायबल ऑन हिज स्विंग या फिर उनका यॉर्कर, वो सब नहीं गिरता जब ड्यू इतना आ जाता है। क्योंकि कोलकाता जब बैटिंग कर रहा था 16-17 ओवर से ही ड्यू आ चुका था, तो मिचेल स्टार्क का भी कल गंदा परफॉर्मेंस था। पहले 3-4 ओवर में जो विकेट क्लब्स की दरकार था कोलकाता को, वो नहीं मिला। और ऋतुराज ने अपना क्लास दिखाया, ऋतुराज ने क्लास और समझदारी दिखाया। उन्होंने पिच को समझा, उन्होंने देखा भैया यहाँ पे रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना चाहिए, यहाँ पे मेरे को मैच खत्म करना है, आराम से मैच खत्म करे। और सबसे बढ़िया बात है, चेन्नई ने बैक टू बैक जो 2 मैच हारे थे उनका मोमेंटम फिर से लेके आया, अच्छा खासा रन रेट से लेके आया, एंड कोलकाता को एक बड़ा हार थमा दिए। लेकिन
कोलकाता का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी भी हम लोग सेकंड पोजीशन पे है और हम लोगों का रन रेट अभी भी सबसे ऊपर है, क्योंकि हम लोगों का पहले रन रेट 2.5 था, 2.5 था, अभी एक रन रेट कम हो गया, मतलब 1.5 आ चुका है। लेकिन ये पॉजिटिव पॉइंट है कि बड़े बड़े 2 जीत हम लोगों ने लिए थे अगेंस्ट आरसीबी एंड डीसी, तो उसके लिए हम लोगों का रन रेट अभी भी 1.5 है। और अगला मैच हम लोगों का लखनऊ का है, होम गेम है अगले सैटरडे को आई थिंक, एंड आपका डे गेम होगा, तो उस पर लखनऊ को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर लखनऊ के साथ हम लोग हार गए तो भैया एक हारने का मोमेंटम कैरी हो जाएगा, तो अगले मैच में हम लोगों को कमबैक करना ही पड़ेगा। बट ऑब्वियस आपका फार्मर क्लब होगा गौतम गंभीर का, तो देखना पड़ेगा। आई होप इस हार से थोड़ा बहुत सीखे कोलकाता। एंड जो बैटिंग ऑर्डर मैंने बताया, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये बैटिंग ऑर्डर आपको चाहिए कि नहीं, वेंकट अशेरे वाला। एंड सेकेंड चीज़ वाला, थोड़ा बहुत अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा। और हर्षित राणा अभी तक आए नहीं है, कल वैभव बरोड़ा खेला, एंड वैभव बरोड़ा कल अच्छा बॉलिंग के 2 विकेट भी बंदे ने लिए, तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉल स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भैया, एक मैच हारे प्रॉब्लम नहीं है, इस हार से सीखना पड़ेगा और हम लोगों को मूव ऑन करना पड़ेगा। होप फॉर द बेस्ट। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड कोरबो लोरबो जीतबो।